अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महराज नोवेल वॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम प्रीवियस वीडियो का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपने प्रीवियस तीनों पार्ट सुने होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इब्राहिम तंग ज़हन का इंसान है। वो सारी ज़िंदगी मुझ पर एतबार नहीं करेगा, मुझे पाबंदियों में रखेगा। ऐसे में वो अच्छा शौहर साबित होगा। उसने चाय के कप में डालते हुए अपनी सोचों को बाय बाय बोला और दोनों कप ट्रे में रखकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ट्रे टेबल पर रखते हुए एक कप उसने इब्राहिम की तरफ बढ़ाया और एक कप थाम कर अदा को अपने पास बैठने का इशारा किया। वो भी अपना कप थाम कर इब्राहिम के पास बैठी। कैसी तबीयत है अब? बेहतर है। दोबारा मेडिसिन ली थी? नहीं। इब्राहिम बेड से उठा, मेडिसिन ली, अदा की तरफ बढ़ाई। ये लो, चाय से पहले खा लो। अदा ने मेडिसिन खाकर दोबारा चाय का कप थामा। इब्राहिम ने अदा के चेहरे को छूती लड्डू को कान के पीछे किया। अपना ख्याल रखा करो। जी। अदा ने बस अपना इतना जवाब देना ही बेहतर समझा। सारा दिन रूम में क्यों नहीं आई? उसने सिप लेते हुए सवालिया नज़रों से अदा को देखा। वैसे ही पहले तो रूम से निकलती नहीं थी और आज रूम में आई नहीं। मुकाबिल खामोश नहीं टूटी थी। चाय ख़त्म हो चुकी थी। अदा खाली कप पकड़े फैसला नहीं कर पा रही थी। उठ जाऊं यहाँ से? नहीं, आबी डांटेगा। यहाँ बैठकर क्या करूं? खुद ही कह दे। जाओ अदा, सो जाओ। क्या हुआ? अदा खोए हुए देखा इब्राहिम ने पूछा। कुछ नहीं। इब्राहिम उठ अदा के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ थामे अदा की आंखों में देखा जहां अब हैरत का राज था। मैंने सोचा था जो अज़ियत तुमने मुझे पहुंचाई है मैं उसका ठीक से हिसाब बराबर करूंगा, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। तुम बताओ, जिस इंसान को 12 साल से एक एक पल तुम्हें सोचकर गुजारा हो, क्या वो इतनी अज़ियत का हकदार था? अदा तो इब्राहिम की आंखों में देख रही थी जहां नमी उतर आई थी। तुम सोचती हो मेरी सोच बहुत छोटी है? हाँ, मेरी सोच छोटी है। मैं चाहता हूँ तुम्हें लोगों की नज़र से बचा कर रखूँ। तुम सलीके से कपड़े पहनो, ना ऐसे कपड़े पहनो जो कि जिस्म की नुमाइश करती फिरे। तुम घर से बाहर जाओ तो एक मजबूत सहारे के साथ, ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना पड़ जाए। इब्राहिम खामोश हुआ था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ना था कि ये मेरी फ़िक्र में मुझे टोकता था। अदा की सोच पर से पर्दे हटने लगे थे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अदा, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ये एतराफ़ बार बार करना चाहता हूँ। इब्राहिम खान तुम्हारी मोहब्बत के आगे एक कमज़ोर मर्द है। इब्राहिम अदा के हाथों को अपनी पेशानी से लगाए बच्चों की तरह रो रहा था। अदा की हालत भी इब्राहिम से मुख्तलिफ नहीं थी। आबी उस दिन के लिए सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जब से होश संभाला है बाबा ने हर बात बोलने से पहले पूरी की थी। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना बड़ा फ़ैसला मुझसे पूछे या बताए बगैर करेंगे। मैं भी अपनी जगह गलत नहीं थी आबी। मैं जानता हूँ अदा, लेकिन अगर तुम उस दिन वो हरकत नहीं करती तो मैं अभी रुखसती का कभी नहीं कहता। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत डराया। तुमसे दूरी का ख्याल से भी सांस लेना मुश्किल कर देता है। मैं इब्राहिम खान अदा के बगैर कुछ भी नहीं। आज इब्राहिम का यूं एतराफ़ मोहब्बत ना जाने क्यों अदा को अच्छा लग रहा था। इब्राहिम कितनी ही देर अदा की गोद में सर रखे बैठा रहा। अदा भी खामोशी से अपने अंदर के खौफ और डर को आंसू की शक्ल में बहा रही थी। इब्राहिम अपने आंसू साफ करता खड़ा हुआ। चलो सो जाओ, सुबह से यूनी भी शुरू करना है। ओके जी। अदा अपनी आंखें साफ करती हुई लेट गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब अदा को खुशी से चमकता चेहरा नोट कर रहे थे। इब्राहिम को भी अदा बहुत बदली बदली लग रही थी। इब्राहिम नाश्ता ख़त्म करते ही हाथ साफ करता खड़ा हुआ। आ जाओ जल्दी, जाते हुए यूं ही छोड़ दूं दोनों को। जी भाई। अदा बिना कुछ कहे ही फ्रंट सीट संभाल चुकी थी, लेकिन वो पीछे मुड़कर मुसलसल पाकीज़ा के साथ बातों में मसरूफ़ थी। आज कितने दिनों बाद इब्राहिम को वो पुरानी अदा लग रही थी। पाकीज़ा ने भी अदा को खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब फ्री हो जाओ मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा। उनको गाड़ी से उतरते हुए देखकर इब्राहिम ने कहा, जी भाई कर देंगे, बाय। बाय। अदा ने भी हवा में हाथ हिलाया। इब्राहिम भी मुस्कुराया था। बाय बोलकर रवाना हुआ। दानिश घर आ गया था, लेकिन गुस्सा पहले से भी बढ़ गया था। जैन साहब ने आते ही खूब सुनाई और इब्राहिम से माफ़ी मांगने का भी कहा। अब वो यही सोच पर अटका था कि कैसे बदला लिया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। रूबी, आप देर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आज शाम ही वो रिश्ता लिए जाना चाहती थी। वो सोच रही थी ऐसे में दोनों घरों में खड़ी होने वाली दीवार भी गिर जाएगी। इब्राहिम आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसकी वजह अदा का हंसता मुस्कुराता चेहरा था। वो ऑफिस पहुंचकर भी अदा को सोचकर मुस्कुरा रहा था और बेसब्री से आंखें मैसेज का इंतज़ार करने लगी। 4 बजे इब्राहिम को पाकीज़ा का मैसेज मौसूल हुआ। भाई हम 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे, आप आ जाओ। मैसेज देखते ही इब्राहिम गाड़ी की चाबी पकड़कर ऑफिस से बाहर आया। 30 मिनट की ड्राइव कर वो यूनी के बाहर खड़ा था। अदा और पाकीज़ा जो पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी, उसे देखते ही गाड़ी में आकर बैठी। कैसा गुजरा दिन? दोनों इब्राहिम ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा।
बहुत अच्छा। दोनों हम आवाज़ बोलकर हंसी। इब्राहिम भी मुस्कुरा दिया। अदा ने तिरछी नज़रों से इब्राहिम को मुस्कुराते हुए देखा। कुछ खाओगी? नहीं भाई, बहुत थक गए हैं, बस घर चलें। अदा तुम बता दो अगर कुछ खाना है। नहीं, हमने अभी समोसे खाए थे। अब घर जाकर खाना ही खा लेती, बाहर की चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जी। अदा को आज इब्राहिम का कहना बुरा नहीं लगा था। शायद वो समझ गई थी ये केयर के अलावा कुछ नहीं है। पाकिज़ा को अदा का बदला बदला रंग देखकर बहुत प्यार आया। इब्राहिम उनको घर के बाहर छोड़कर ऑफिस के लिए चला गया। घर में रात के खाने के लिए बहुत एहतमाम हो रहा था। अदा और पाकिज़ा हॉल में बैठी स्टडी कर रही थी, लेकिन मुख्तलिफ खानों की आती खुशबू उनको भूख का एहसास करवा रही थी। हम्माद और अलीज़े हॉल में बैठे लूडो खेल रहे थे। राहिला उन चारों के लिए चिप्स बनाकर लाई थी। चच्ची चिप्स क्यों? अब तो खाने का टाइम हो गया है, पाकिज़ा ने चिप्स मुंह में डालते हुए पूछा। नहीं, आज भाभी खाने पर आ रही हैं, इसीलिए खाने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप लोगों को चिप्स दे रही हूँ, ये खाओ और अपने कामों में लगे रहो। राहिला मुस्कुराती हुई वापस किचन में चली गई। अदा और पाकिज़ा चिप्स खाते एक दूसरे को देखती हुई एक ही पॉइंट को सोच रही थीं। कुछ देर में राहिला दोबारा हॉल में आई। हम्माद और अलीज़े के सामने लूडो उठाती हुई बोली, चलो अब सब अपने कमरे में चले जाओ, वही खाना मिल जाएगा। उठो शाबाश। पाकिज़ा, अदा, हम्माद, अलीज़े सब सीढ़ियाँ अबूर करते हुए पाकिज़ा के रूम की तरफ बढ़ गए। नीचे रूबी, कुलसूम, ताबिश और जैन साहब खान मोहम्मद के साथ आ चुके थे। सब ने मिलकर खाना खाया। कुलसूम खाना खाते ही पाकिज़ा लोगों के पास पहुंची। कुलसूम अदा से बहुत शर्मिंदा थी। उससे मिलने ही पहले अदा से माफ़ी मांगी। अदा ने भी खुले दिल से उन्हें माफ़ किया। अब वो तीनों लूडो लेकर बैठी थीं। सब हॉल में बैठे चाय पीने में मसरूफ़ थे। जब खान मोहम्मद ने अपनी बात शुरू की, खान, मैं आज यहाँ बड़ी ज़रूरी बात करने आया हूँ और मुझे भी यकीन है तो मेरी बात का जवाब मेरे मुताबिक ही देगा। हमने शुरू से ही पाकिज़ा को अपनी बेटी समझा है और उसे ताबिश के लिए सोचा है। ये बात हमारे घर में बहुत बार हुई है, लेकिन तुझसे करने के लिए हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या ये वक्त अब सही है? सबसे पहले सवाल इब्राहिम की तरफ से आया था। इब्राहिम पुत्र, तेरी बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन देख खान मोहम्मद, अब दानिश ने जो किया वो गलत था, लेकिन अब हम बच्चे की बेवकूफ़ी की वजह से अपने बरसों पुराने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। कह तो तुम ठीक रहे हो खान मोहम्मद, लेकिन कुछ नहीं, बस हमारी बेटी हमें सौंप दे। रहीम भाई। रूबी ने बहुत उम्मीद से रहीम साहब की तरफ देखा। दादू और खान साहब ने इब्राहिम की तरफ देखा जैसे जवाब चाह रहे हों। दादा जान, ताबिश बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं, वो मेरी बहन को बहुत खुश रखेगा, लेकिन फिर भी मैं पाकिज़ा की मर्जी पूछे बगैर कुछ नहीं कहूँगा। इब्राहिम ने अपनी बात पूरी करते ही राहिला की तरफ देखा, जो अपने सांस रोके सब सुन रही थी। राहिला इब्राहिम का इशारा समझते ही पाकिज़ा के रूम की तरफ बढ़ी। पाकिज़ा, मुझे इब्राहिम ने भेजा है, भाभी तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हैं, लेकिन इब्राहिम तुम्हारी मर्जी जानना चाह रहा है। राहिला ने खड़े खड़े ही अपनी बात कह दी। पाकिज़ा, जो अपना सारा दिमाग गेम में लगाए खेल रही थी, अचानक से ऐसी बात सुनकर कन्फ्यूज़ हुई। चच्ची, जैसा आप सब चाहें, मुझे उस कोई एतराज़ नहीं है। भाई जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें खुश हूँ। अदा तो इब्राहिम से पूछने पर ही हैरान सी पाकिज़ा की तरफ देख रही थी। राहिला ने नीचे आते ही खुशखबरी सुनाई। सब खुश हो गए थे, सबका मुँह मीठा करवाया गया। ताबिश को जैसे अपनी खुशी संभालना मुश्किल लग रहा था। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने अपना मुंह इब्राहिम की तरफ मोड़ते हुए बगैर किसी डर के अपने दिल की बात कही। इब्राहिम, मैं एक बार पाकिज़ा से बात करना चाहता हूँ। हाँ, तुम दोनों को एक बार बात कर लेनी चाहिए। तुम लॉन में वेट करो, मैं पाकिज़ा को भेजता हूँ, इब्राहिम ने खड़े होते हुए कहा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ पाकिज़ा के रूम में पहुंचा। पाकिज़ा भाई को देखकर पहली बार कंफ्यूज हुई। भाई? इब्राहिम ने आगे बढ़कर पाकिज़ा के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और पाकिज़ा फ़ौरन भाई के साथ लिपटी। ना जाने क्यों दोनों की आंखों में नमी उतर आई थी। अदा भी नम आंखों से दोनों को देख रही थी। इब्राहिम बाहर से खुद को जितना भी मजबूत मर्द दिखाए, अंदर से इतने ही नरम दिल का मालिक है, अदा ने सोचते हुए अपनी गाल पर गिरे आंसू साफ किए। पाकिज़ा, जाओ बाहर लॉन में, ताबिश एक बार खुद तुमसे बात करना चाहता है, इब्राहिम ने पाकिज़ा को खुद से अलग करते हुए कहा। भाई, मैं क्या बात करूंगी? अब ये भी मैं बताऊंगा, इब्राहिम ने पाकिज़ा के सर पर मसनूई थप्पड़ लगाते हुए कहा। जाओ एक बार बात कर लो। ये तंग जहन का इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या वो मोहब्बत में जाने वाली फ़िक्र थी, केयर थी? वो तो शायद अपनी कीमती शय की तरह मुझे संभालना चाह रहा था। इब्राहिम के जाते ही अदा ने ज़बरदस्ती पाकिज़ा को नीचे भेजा। पाकिज़ा सबकी नज़रों से खुद को बचाती हुई लॉन की तरफ बढ़ गई। आज पहली बार ताबिश से अकेले में मिल रही थी, वरना हमेशा से सबके सामने ही नॉर्मल अलीक सलीक हुआ करती थी। पाकिज़ा ने कभी ताबिश के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज ताबिश तक पहुँचते पहुँचते उसकी धड़कन बेकाबू हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिज़ा को देखते ही ताबिश खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम, पाकिज़ा ने भी धीमी आवाज़ में जवाब दिया। पैंट के साथ गोल्डन कलर का कुर्ता पहने, बालों को पोनी टेल में किए बहुत प्यारी लग रही थी। बैठिए। ताबिश पाकिज़ा को बैठने का कहकर खुद भी अपनी जगह पर बैठ चुका था। वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े कुर्सी पर बैठ चुकी थी।
मैं आपसे खुद पूछना चाहता था, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं? मेरे मामा बाबा मेरे लिए बेहतर फ़ैसला करेंगे, मैं उनके हर फ़ैसले में उनके साथ हूँ। यानी मैं ये मान लूँ आप खुश हैं? ताबिश ने अपने तेज़ होती सांसों को काबू करते हुए पूछा। मैंने कहा ना, मैं अपनों की खुशी में खुश हूँ। ताबिश मुसलसल पाकीज़ा की नज़रें जमाए था। उसके बरक्स पाकीज़ा ने एक नज़र भी ताबिश की तरफ नहीं देखा था। लेकिन पाकीज़ा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। उसे ताबिश की आवाज़ में बहुत अपनायत महसूस हुई। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये मैं भी नहीं जानता कब से, लेकिन जब जब आपको देखा मेरे दिल ने आपसे ही मोहब्बत की गवाही दी है। पाकीज़ा को अपना दिल ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसने झट से नज़र उठाकर ताबिश की तरफ देखा। जो पहले ही उसकी नज़रें जमाए था, वो दोबारा नज़रें झुका गई। मुझे अंदर जाना चाहिए अब। जी ज़रूर। क्या मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ? जी कर लीजिएगा। वो कहते ही रुकी नहीं, अंदर की तरफ भागी थी। आज सब सोने के लिए लेट गए थे। अदा पाकीज़ा की जान नहीं छोड़ रही थी। बताओ भी यार, क्या कहा ताबिश भाई ने? अदा 10 बार ये सवाल कर चुकी थी, जिसका हर बार एक ही जवाब मिल रहा था। सच्ची कुछ खास नहीं, बस पूछ रहे थे। कोई एतराज़ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। बस भी करो यार, क्यों तंग कर रही हो? जाओ, भाई इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा। पाकीज़ा का चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था। अदा उसे जी भर के तंग करके अपने रूम में आई थी, जहां इब्राहिम अभी तक ऑफिस का वर्क कर रहा था। आप ही बस कर दो, घर भी इतना काम ले आते हो। अदा ने कमरे में आते ही कहा। चाय ला दूं? इब्राहिम ने बहुत प्यार भरी नज़रों से अदा की तरफ देखा। अच्छा, काम नहीं करूँगा तो तुम्हें तंग करूँगा। वो कहते ही अपनी जगह से उठा अदा के करीब आया। मैंने चाय का पूछा है। 2 कदम पीछे होते हुए वो बोली। मैंने भी कुछ कहा है, वो नहीं सुना? उसने अदा को अपनी बाहों में लिया। अभी तंग ना करें प्लीज़। आज उसे इब्राहिम से डर नहीं लग रहा था। वो बहुत मजबूत लहजे में उससे बात कर रही थी। और अगर तुम्हारी बात ना मानूं तो? उसने अदा की नाक को उंगली से छुआ। आप मेरी बात टाल ही नहीं सकते, उसने इब्राहिम की आंखों में देखते हुए कहा। इतना यकीन? जी बिल्कुल, उसने खुद को इब्राहिम से आज़ाद करवाते हुए कहा। मैं चाय ला रही हूँ, जल्दी से लैपटॉप बंद करो। जो हुक्म जान। इब्राहिम मुस्कुराया। अदा जाते जाते पलटी। आबी जी मेरी जान, तुम मुस्कुराते हुए ज़्यादा प्यारे लगते हो, वो कहते ही चली गई थी। इब्राहिम की हैरत से आंखें बाहर आने को थीं। 10 मिनट में अदा चाय लिए कमरे में आई। इब्राहिम अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। अदा अपना कप उठाए बालकनी में खड़ी हो गई थी, जहां सर्द हवा के झोंके सुकून दे रहे थे। इब्राहिम भी अपना कप थामे अदा के साथ खड़ा हुआ। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, वो सिप लेते हुए बोली। बता भी दो अब। पाकीज़ा की शादी हो जाएगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। वो मुस्कुराई। हा 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 हा। सच में तुम ये सोच रही थी? हंस क्यों रहे हैं आबी? प्लीज़ हंसे तो नहीं, अभी तो तारीफ़ करके गई थी। जी लेकिन मेरी बात का मजाक ना उड़ाएं। अदा रुहासी हुई। अच्छा बताओ, क्यों दिल नहीं लगेगा? अपने दिल को मेरे दिल का पता दे देना, उसने अदा के बाल कान के पीछे करते हुए कहा। वो अपनी नज़रें झुका गई थी। सुबह पाकीज़ा यूनी के लिए तैयार हो रही थी। मुसलसल मोबाइल पर आती कॉल उसे परेशान कर रही थी। पता नहीं किसको सुबह सुबह इमरजेंसी पड़ गई। वो कलाई पर घड़ी बांधते हुए मोबाइल की तरफ बढ़ी। ये किसका नंबर है? वो कॉल रिसीव करते हुए बर्राई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? पाकीज़ा ने बेजारी से पूछा। वो फ़ोन को कंधे के सहारे देती हुई बैग चेक करने लगी। ताबिश बात कर रहा हूँ। पाकीज़ा का मोबाइल गिरते गिरते बचा। आप? जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा नहीं पूछोगी? वो मुझे यूनी के लिए लेट हो जाएगा, नीचे भाई वेट कर रहे हैं। ओह सॉरी, यूनी का मेरे जहन में ही नहीं रहा। नहीं सॉरी तो नहीं बोले आप। ओके, मैं रात को कॉल करूँगा। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। पाकीज़ा जल्दी से नाश्ते की टेबल पर पहुँची। कहाँ रह गई थी पाकीज़ा? बेटा ज़किया ने नाश्ता सर्व करते हुए पूछा। मामा बुक ढूंढ रही थी, लेट हो गई। अदा मुस्कुराते हुए पाकीज़ा की तरफ देखा, जैसे उसका झूठ पकड़ चुकी हो। पाकीज़ा ने भी आंखें दिखाईं। हया, आज तुम इब्राहिम के रूम में जाओगी और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगी। लेकिन क्या? वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। बस कुछ दिन खुश हो जाओ इब्राहिम, फिर तुम्हारे बुरे दिन शुरू। दानिश हिदायत पाने वालों में से हरगिज़ न था। आज से भी इतना ही गंदा जहन रखता था। उसने अपने प्लान के मुताबिक हया को समझाया कैसे वो इब्राहिम के करीब जाए, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों उसकी तस्वीरें ले सके। हया ने प्लान के कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो इब्राहिम के ऑफिस में गई, उसके सर पर सवार झुककर उसे फाइल दिखाने लगी। जैसे ही वो सीधी होने लगी, जानबूझकर वो इब्राहिम पर गिरी, जिसको दानिश मुख्तलिफ पोज में मोबाइल में सेव कर चुका था। रात पाकीज़ा सोने के लिए लेट ही थी कि मोबाइल बजने लगा। नंबर देखते ही धड़कते दिल के साथ वो उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो तो नहीं गई थी? नहीं, बस सोने के लिए लेटी ही थी। मेरा फ़ोन करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं। वक्त गुजर रहा था। अदा और इब्राहिम की आदत सही हो गई थी, या फिर मोहब्बत? वो रोज़ चाय बनाकर ले जाती और कितनी देर इब्राहिम के साथ बैठी बातें करती रहती। पूरा घर फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। इब्राहिम की रिसेप्शन के साथ पाकीज़ा का निकाह तय पाया था।
ابھی مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ ادا یونی جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئی جب برا سا منہ بنا کر ابراہیم کو دیکھا تو چلی جانا، پاکیزہ بھی تیاری کرنی ہے، تم دونوں ماما کے ساتھ چلی جانا، اس نے فائل ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے ابھی۔ ابراہیم تو جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، اس نے نظریں اٹھا کر ادا کی طرف دیکھا جو اپنے بالوں کو پونی میں قید کر رہی تھی۔ ابراہیم ادا کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا، اسے شیشے میں دیکھ کر جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ادا کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ویسے ہی۔ ابراہیم کو بہت پیار آیا تھا ادا پر آج، پہلی دفعہ اس نے کوئی فرمائش کی تھی، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ وہ نظریں جھکائے سامنے پڑے ہیئر برش کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے ابراہیم کا یوں قریب آنا برا نہیں لگتا تھا۔ اب تو ابراہیم آفس سے لیٹ ہو جاتا تو اسے بے چینی ہونے لگتی تھی۔ وہ رات کا انتظار بے صبری سے کرتی کہ وہ ابراہیم کے لیے چائے بنائے اور خوب باتیں کرے، لیکن وہ اپنی فیلنگ ابراہیم کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ادا ابراہیم کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے تھی۔ آج شام کو چلیں گے شاپنگ پر، اوکے؟ ابراہیم کہتے ہی دوبارہ فائل ڈھونڈنے لگا۔ ادا بھی اپنے دل کو قابو میں لیے دوبارہ سے تیاری میں لگ گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا جیسے کہ اس کا کام ہی گزرنا ہے۔ اس دوران تابش روز کال کرتا، لیکن پاکیزہ نے کبھی بھی 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ جب بھی کال آتی پاکیزہ کو بات کرنے کے لیے الفاظ ہی نہ ملتے۔ تابش کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، پاکیزہ کی آواز اسے سننے کو مل جاتی تھی۔ ادا کے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ بھی بحال ہو گئے تھے، گھر میں سب خوش تھے۔ آج دانش یونی پہنچا تھا، کافی کوشش کے بعد اسے ادا نظر آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ کسی لڑکے سے کہہ کر ادا تک پہنچایا۔ خود دور سے ہی کھڑا دیکھنے لگا۔ ادا نے پکڑتے ہی اس لفافے کو کھولا جس میں چند تصویریں ادا کی گود میں گریں، جن کو دیکھ کو ایک پل تو اس کا دماغ ٹھٹکا، مگر ابراہیم اپنی کرسی پر بیٹھے کسی لڑکی کو تھامے تھا۔ لیکن ادا کو ابراہیم کی محبت نے بدل دیا تھا۔ وہ ایک جذباتی لڑکی نہیں تھی، اس کے دل نے ابراہیم کی حق میں گواہی دی۔ مجھے ان کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اس نے کبھی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ میں جانتی ہوں یہ وہی چاہتا ہے کہ میں رشتے کو دل سے قبول کروں، لیکن میں اس کی بیوی تھی، وہ چاہتا تو اپنی مرضی کو بھی ترجیح دے سکتا تھا۔ ایسا انسان یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ دانش دور کھڑا ادا کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ محفوظ ہو رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ حیران ہوا۔ ادا تصویر کو پھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ دانش کچھ سوچتا ہوا چہرے پر غصہ لیے وہاں سے چلا گیا۔ چھوڑوں گا تو نہیں ابراہیم، تمہیں اتنے سکون سے رہنے دوں گا۔ تم ہمیشہ سے جیتتے آئے ہو، لیکن اس بار تمہیں ہارنا ہوگا۔ دانش گھر پہنچتے ہی ریوالور ڈھونڈنے لگا۔ وہ جانتا تھا ابراہیم پاکیزہ ادا کو یونی سے پک کرنے جاتا ہے۔ دانش ریوالور لیے یونی کے سامنے چھپ کر اس کا ویٹ کرنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اسے ابراہیم کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ گاڑی دیکھتے ہی ادا اور پاکیزہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ دانش نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ ابراہیم گاڑی سے باہر آیا تھا۔ تم دونوں زیادہ نہیں تھکی تو مارکیٹ چلیں؟ ضروری ہے ابھی؟ پاکیزہ تھکی ہوئی تھی، اس کا تو مارکیٹ کا نام سن کر ہی منہ لٹک گیا تھا۔ چلو رہنے دو، گھر جا کر ریسٹ کرو، شام میں چلیں گے۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا؟ ادا نے سوالیہ نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ دراصل ابراہیم پاکیزہ کی شادی کا تحفہ اسے ساتھ لے جا کر لینا چاہ رہا تھا، لیکن پاکیزہ کے منہ بنانے سے ہی اس کا تھکاوٹ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ دانش ریوالور سے گولی نکال چکا تھا، لیکن ابراہیم پلٹا تھا۔ وہ گولی سامنے کھڑی پاکیزہ کو جا لگی تھی۔ ادا کی چیخ پر ابراہیم نے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، دماغ تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ادا پاکیزہ کا سر گود میں رکھے چیخ رہی تھی، آبی پلیز ہاسپٹل چلیں، پلیز آبی جلدی کریں۔ ادا نے پاکیزہ کا سر زمین پر رکھا اور اسے جھنجھوڑا تھا۔ آبی چلیں بھی کیا؟ آبی کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاسپٹل چلیں پلیز۔ ابراہیم ہوش میں آیا، آتے ہی پاکیزہ کو گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل کی طرف گاڑی بھگا دی۔ مسلسل پاکیزہ کا منہ تھپتھپاتے ہوئے اسے پکار رہی تھی، پاکیزہ پلیز آنکھیں کھولو، اٹھو پلیز پاکیزہ، آنکھیں کھولو۔ وہ چیخ رہی تھی لیکن اس وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ابراہیم نے ہاسپٹل پہنچ کر گھر فون کیا۔ ادا اور ابراہیم آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے تھے۔ ادا تو اپنے آنسو صاف کرتی دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن ابراہیم آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے کیا سوچ رہا تھا۔ کہاں ہے پاکیزہ میری بچی؟ ذکیہ کی آواز پر ابراہیم نے آنکھیں کھولیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ماں سے لپٹا، ماما آپ دعا کریں اللہ سے پاکیزہ کو کچھ نہ ہو۔ وہ رو رہا تھا۔ رابعہ نے بہت مشکل سے ماں بیٹے کو الگ کیا تھا۔ ادا نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دینی چاہی۔ ادا خود کسی ڈر کے حصار میں تھی، اسے اپنا کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا۔ یونی کے گیٹ پر لگے کیمرے سے بہت مدد ملی تھی، اس میں صاف دانش ریوالور چلاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اب اسے ڈھونڈنا باقی تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو ابراہیم نے اپنے کندھے پر رکھا ادا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سب اپنی سانس روکے ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، گولی دل کے قریب لگی تھی۔ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ان کو
रिकवर करने में टाइम लगेगा। हम मिल सकते हैं? ज़किया फ़ौरन बोली थी। नहीं, अभी वो होश में नहीं है, होश में आते ही इनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। रूबी सुनते ही ताबिश के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी। भाभी कैसी है पाकीज़ा? अल्लाह का शुक्र है अब खतरे से बाहर है। मुझे माफ़ कर दें, मुझे दानिश को जेल से निकलवाने का नहीं कहना चाहिए था। रूबी वाकई बहुत शर्मिंदा थी। बच्चे गलत करें तो इसमें माँ बाप का क्या कसूर है? भाभी आप परेशान नहीं हो, अल्लाह मेरी बेटी को ज़िंदगी बख्शे, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। इब्राहिम की नज़र ताबिश पर पड़ी, जो मुँह लटकाए साइड पर खड़ा था। चेहरे पर फिक्र परेशानी साफ झलक रही थी। इब्राहिम ने आगे बढ़कर ताबिश को कंधे पर हाथ रखा। वो भी तो अपनी बहन के लिए खुश था। अल्लाह ने उसकी दुआएं रद्द नहीं की थीं। उसकी प्यारी बहन जिंदगी की तरफ लौट आई थी। वो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। ताबिश ने तो जैसे इब्राहिम के तसल्ली देने से सुकून का सांस लिया था, वरना कौन कौन से ख्यालात उसको सता रहे थे। उनको रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप मिल सकते हैं, लेकिन सब इकट्ठे नहीं चले जाना, सिस्टर ने सबकी तरफ देखकर कहा। लेकिन कौन रुकने वाला था? सभी पाकीज़ा के सर पर सवार थे। सब ने उसने सुकून का सांस लिया था। वो सबको देखकर मुंह पर इमरजेंसी मास्क लगाने के बावजूद भी हल्का सा मुस्कुराई थी। दानिश गिरफ्तार हो चुका था और इस बार किसी ने उसकी रिहाई करवाने की कोशिश नहीं की। दिन गुजर रहे थे, सब पाकीज़ा का बहुत ख्याल रख रहे थे। वो जल्द सेहतयाब हो रही थी। रूबी और खान मोहम्मद दोबारा पाकीज़ा का हाल अहवाल पूछ गए थे। ताबिश रोज़ पाकीज़ा को कॉल करता, मुश्किल से 2 मिनट ही बात होती, जिसमें सिर्फ अलीक सलीक के बाद हाल पूछा जाता। क्या सोचा है फिर? शादी अपने मुकर्रर वक्त पर ही करनी है या? आज खान मोहम्मद स्पेशली शादी की बात करने ही आया था। शादी अपने मुकर्रर वक्त पर ही की होगी, लेकिन दादा जान आप ये मत सोचिएगा कि शादी के बाद दानिश के बारे में रियायत की जाएगी। मैं तो अब उससे शादी के हक़ में नहीं हूँ, बस दादा जान की ख्वाहिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ताबिश में भी कोई बुराई नहीं है जो जवाज़ बनाया जाए। नहीं इब्राहिम पुत्र, तो फिक्र न कर, दानिश अब जेल में ही रहे। हमें ऐसे बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा एक ही बेटा है। ताबिश खान मोहम्मद दुखी हुए। जान जी उठ जाओ, लहंगा लेने जाना है। अदा ने कमरे में आते ही पाकीज़ा का कंबल खींचा। अदा जानी प्लीज़ थोड़ा सा और सोने दो। बिल्कुल भी नहीं, अभी उठो जल्दी, अभी कलर भी सिलेक्ट करना है। अदा फुल मूड में आई थी, पाकीज़ा को उठना ही पड़ा। पाकीज़ा मैं सोच रही थी तुम रेड कलर का लहंगा पहनना, बहुत सूट करेगा तुम्हें। चलो कलर सिलेक्ट हो गया, मैं सो जाऊँ? पाकीज़ा दोबारा लेटी थी। ओके मैं जा रही हूँ। हा मजाक कर रही थी मेरी जान, इधर आओ, जल्दी से बताओ कब जाना है? भाई के साथ जाना है क्या? आज पाकीज़ा की मेहंदी का फंक्शन था, मैरिज हॉल के साथ ही किया गया था। पाकीज़ा ग्रीन कलर का लहंगा पहने और ताबिश सफ़ेद शलवार के साथ गोल्डन कुर्ता पहने था। उनकी जोड़ी किसी शहज़ादा शहज़ादी की जोड़ी से कम नहीं लग रही थी। सब लोग उन्हें देखकर रश कर रहे थे। अदा भी ग्रीन कलर की फ्रॉक जो पाँव तक आ रही थी, साइड पर दुपट्टा सेट किए बहुत प्यारी लग रही थी। वो कब से इब्राहिम को तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। 15 मिनट बाद इब्राहिम आता हुआ दिखाई दिया तो अदा उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ी। भाभी कहाँ गए थे? मैं कब से ढूंढ रही थी। अच्छा वो क्यों? इब्राहिम ने शरारत भरी मुस्कुराहट सजाए पूछा। अदा फ़ौरन नज़र झुका गई। वैसे ही। हाथ दो, इब्राहिम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने अपना एक के बाद एक हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें इब्राहिम फूलों के गजरे पहना चुका था। थैंक यू अभी। इब्राहिम उसकी नाक को छूता हुआ आगे बढ़ गया। मेहंदी के फंक्शन के बाद सब थके हारे घर पहुंचे, अपने अपने कमरों में घुस गए थे। इब्राहिम पाकीज़ा के रूम में आया, उसका इंतज़ार कर रहा था। वो चेंज करके बाहर निकली तो इब्राहिम को देखकर मुस्कुराई। भाई आप कब आए? अभी आया। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। पाकीज़ा हाथों को लोशन लगाती हुई भाई के पास आकर बैठी। तबीयत कैसी है? इब्राहिम को पाकीज़ा बहुत थकी हुई लग रही थी। बिल्कुल ठीक। पाकीज़ा अपने हाथों से इब्राहिम का बाजू पकड़कर उसके कंधे से टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गई थी। इब्राहिम दूसरी हाथ से उसे सहलाने लगा। खुश हो? जी। एक प्रॉमिस लेने आया हूँ। जी बोलें। पाकीज़ा आंखें मूंदे ही बात कर रही थी। इस घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम फ़ौरन मुझे कॉल करोगी। कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो मुझसे कभी नहीं छुपाओगी। तुम्हारा ये भाई हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानती हूँ भाई, और मैं अपने दिल से सारे खदशात निकाल दें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। आप क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? अल्लाह करे ऐसा ही हो। इब्राहिम को महसूस हो रहा था जैसे पाकीज़ा सो रही है। चलो उठो, सो जाओ, थक गई हो। पाकीज़ा वाकई थक गई थी। आधी नींद में उठी, उठकर बेड तक आ गई। भाई जी। इब्राहिम दरवाजे से पलटा। वह आगे बढ़ भाई के गले लग गई। आई लव यू सो मच भाई। आई लव यू टू मेरी जान। अल्लाह मेरी बहन को हमेशा खुश रखे। ना चाहते हुए भी दोनों की आंखें नम हुई थी। इब्राहिम नहीं चाहता था पाकीज़ा अब रो पड़े। वो उसे पीछा करता हुआ कमरे में जा चुका था। पाकीज़ा भी आंखें साफ करती हुई लेट गई। वो अपने कमरे में आया तो अदा सो चुकी थी। वो भी शायद बहुत थक गई थी। इब्राहिम भी लाइट ऑफ करके लेट गया। सुबह का आगाज़ हो चुका था। घर में सब भागम भाग में लगे हुए थे। ज़किया कब से पाकीज़ा के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन काम ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे।
पाकीज़ा खुद ही नीचे आई, मामा को ढूंढती हुई किचन में पहुंची। मामा पाकीज़ा ने काम करती हुई मामा को पीछे से आकर अपनी बाहों में लिया। बोलो मेरी जान, अपने हाथ से अच्छा सा नाश्ता बना दें। बैठो मेरी बच्ची, ज़किया ने अपनी बेटी को माथे से चूमा। मामा। अब पाकीज़ा सामने से मामा के गले लगी थी। जी क्या हुआ? मैं आपको बहुत मिस करूँगी, पाकीज़ा कहते ही रो दी थी। ना मेरी बच्ची, रोते नहीं, अल्लाह मेरी बेटी की किस्मत अच्छी करे। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अदा ने किचन में आते ही माहौल ठीक करने की कोशिश की। मुझे परेशान कर रही है अदा, देखो बच्चों की तरह लिपटी है। चलो बैठो तुम दोनों, नाश्ता करो, फिर ये पार्लर भी जाना है। अदा ने आगे बढ़कर पाकीज़ा को संभाला। आज पाकीज़ा स्किन कलर का लहंगा जिस पर सिल्वर काम हुआ था, रेड दुपट्टे के साथ पहना, ताबिश स्किन शेरवानी पहने पाकीज़ा के साथ बैठा था। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। दूसरी तरफ अदा लाइट पिंक कलर का लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। साथ बैठे इब्राहिम ने पैंट कोट पहन रखा था। लोग दोनों जोड़ियों को रश्क की निगाहों से देख रहे थे। पाकीज़ा के निकाह के बाद खाना खाया गया और रुखसती का टाइम आ पहुंचा, जो कि हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है। पाकीज़ा के लिए भी इतना ही मुश्किल था। वो सबसे मिलकर बहुत रोई, अपने साथ साथ सब घर वालों को भी बहुत रुलाया और रोकर रुखसत हो चुकी थी। मेहमानों को रुखसत कर सब घर की तरफ रवाना हुए। पाकीज़ा रास्ते में भी बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। ताबिश ने पाकीज़ा के हाथ को थामकर उसे चुप होने के लिए कहा। वो घर पहुंच गए थे। कुलसुम ने पाकीज़ा का लहंगा संभालते हुए उसे कमरे तक पहुंचाया ही था। वो थोड़ी बहुत रस्में की गईं। पाकीज़ा अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। वो कुलसुम से किसी बात पर हंस रही थी जब ताबिश कमरे में आया। पाकीज़ा उसे देखते ही अपना दुपट्टा ठीक करती हुई सीधी हुई थी। हेलो भाई, किधर? कुलसुम भाई की तरफ बढ़ी। पहले पैसे देने हैं, फिर अंदर आना था। पैसे? क्यों क्यों, क्या रस्म है भाई? जल्दी करें, पैसे निकालें। कुलसुम ने अपना हाथ बढ़ाया। ताबिश ने अपना पर्स निकाला, कुलसुम के हाथ पर रखा। लो, जितने चाहे ले लो। वाह, चले मैं सारे ही रख लेती हूँ, वह कहती हुई रूम से चली गई। कहाँ मिलते हैं यार ऐसे भाई, नॉवेल्स में ही होते हैं ऐसे भाई तो। पाकीज़ा अपने हाथ कांपते हुए महसूस हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक। ताबिश ने पास बैठे ही अपनी जेब से मुंह दिखाई के लिए ली गई रिंग निकाली और अपने हाथ से पाकीज़ा की तरफ बढ़ाया। उसने भी अपनी तेज़ होती धड़कन को नॉर्मल करते हुए अपना हाथ ताबिश के हाथ में दिया। बहुत प्यारे लग रही है, उसने रिंग पहनते हुए भी तारीफ़ की। पाकीज़ा ने अपना चेहरा और झुकाया। मेरी तारीफ़ नहीं करोगी? उसने पाकीज़ा का मुंह हाथ से ऊपर किया। पाकीज़ा फिर भी नज़रें झुकाए हुई थी। पाकीज़ा मेरी तरफ देखो। उसने अपने पलकें उठाईं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये एतराफ़ मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें जल्द इस बात पर यकीन आ जाए। मुझे यकीन है ताबिश, पाकीज़ा मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर पाई थी। तो फिर मेरी ज़िंदगी का सफ़र को खूबसूरत बनाने में मेरा साथ दोगी? जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ताबिश और पाकीज़ा की नई ज़िंदगी का खूबसूरत आगाज़ हो चुका था। इब्राहिम कमरे में आया तो अदा मिरर के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसने आते ही अदा की मदद करनी शुरू की। मैं कर लूँगी अभी, प्लीज़ रहने दो। इब्राहिम ने झट से उसे अपने हिसार में लिया। बस कर दो, क्यों इतना जुल्म कर रही हो मुझ गरीब पर? इब्राहिम ने उस पर चुकते हुए कहा। मैंने क्या जुल्म किया है? वो मासूम बनी थी। इतनी प्यारी बीवी सामने है और ज्वेलरी भी न उतारने दें, ये जुल्म नहीं है? आबी। जी जान बोलो। अब से तुम मेरे हो। आज मैं अदा इब्राहिम ख़ान अपने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ। इब्राहिम तो जैसे गिरने वाला था। वो अपनी पूरी आंखें खोले अदा को देख रहा था। अदा ने इब्राहिम का मुंह अपने हाथों में भरा। आई लव यू सो मच आबी। आई लव यू टू जान। इब्राहिम ने अदा को गले लगाया। अदा उसकी बाहों में सिमटी थी। आज इब्राहिम की मोहब्बत मुकम्मल हुई थी। उसने अपने सब्र और मोहब्बत से अदा को अपनी बना ही लिया था और अल्लाह ताला ने तो निकाह का रिश्ता बनाया ही ऐसा है, उसमें मोहब्बत अपनी जगह बना ही लेती है। मैरिज हॉल में पाकीज़ा के वलीमे का फंक्शन अपने उरूज पर था। चारों तरफ लगी लाइट्स, फूलों से की गई सजावट माहौल को और खूबसूरत बनाए हुए थी। पाकीज़ा और अदा कब से सर जोड़े बातों में मसरूफ़ थी। इब्राहिम ताबिश को कुछ खास लोगों से मिलवाने के लिए ले गया था। पाकीज़ा पीच कलर का लहंगा पहने थी, अदा भी ब्लू कलर की फ़्रॉक पहने हुई थी। दोनों खुश थे, अपनी अपनी ज़िंदगी में नए सफ़र पर गामज़न थीं। थोड़ी देर में एक एक कर दोनों जोड़ियों का फ़ोटोशूट हुआ और फिर फैमिलीज़ के साथ खुशगवार लम्हात को कैमरे में कैद किया गया था। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नॉवेल अच्छा लगा होगा और आपने इसको पसंद किया होगा। और आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा और आप किस टाइप के नॉवेल सुनना चाहते हैं। अपना सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब हम मिलते हैं न्यू नॉवेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।